नमस्कार दोस्तों, सभी भाई को राम राम। तो आज लेके आ चुके हैं क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो इसका देखिए, हम लोग उत्तर को देखते हैं। जो इसका उत्तर होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा संसाधन। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। जो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करने से मतलब होशियारी से या तो फिर चालाकी से बचा बचा के उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है दोस्तों। क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। इसे उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है दोस्तों। इसका मतलब हम लोग समझाते हैं आपको। देखिए, क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, मतलब कोई भी संसाधन है उसको बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, बहुत दिन का समय लगता है दोस्तों, तब जाके एक वस्तु या एक खनिज का निर्माण होता है दोस्तों। इसके जो विपरीत है दोस्तों, इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। मतलब जटिल प्रक्रिया क्या है? बहुत प्रक्रिया के बाद कोई भी खनिज वगैरह बनता है दोस्तों। इसे उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है। मतलब कोई भी वस्तु का अगर उत्पादन होता है तो वहाँ खनिज का बहुत बड़ा योगदान रहता है दोस्तों, और उसको उपभोग से मतलब उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। तो इसका हम लोग आंसर को देखते हैं दोस्तों। आंसर हो जाएगा, खनिज एक प्राकृतिक स्वरूप का विद्यमान समरूप है। मतलब खनिज एक प्राकृतिक, हम लोग को खनिज कहाँ से मिलता है? प्राकृतिक रूप से मिलता है, जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। मतलब जिसका संरचना जो है वो निश्चित है दोस्तों। वो खनिज जो है निश्चित है, और उसी को हम लोग बचा बचा के यूज़ करना है दोस्तों। और हम लोग देखते हैं हमारे जीवन में खनिज का विशेष आर्थिक महत्व है दोस्तों। मतलब हमारे जीवन में खनिज का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत इसका जो विशेष है, उसका जो विशेषताएं है, आर्थिक महत्व है। देखिए, औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। औद्योगिक उत्पादन के लिए, किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए हम लोग को खनिज चाहिए। इसके अभाव में ना तो किसी उद्योग एवं ना किसी राष्ट्र का विकास की कल्पना की जा सकती है। इसका मतलब समझाते हैं, अगर खनिज नहीं रहा तो किसी भी उद्योग, किसी भी फैक्ट्री का विकास हम लोग नहीं कर सकते हैं, और हम अपने देश का, अपने राष्ट्र का विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आधात्विक खनिज से आप क्या समझते हैं? आधात्विक खनिज किसे कहते हैं? उदाहरण दे के समझावें। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए, इसका आंसर हम बताने वाले हैं, वैसे खनिज जिनमें धातु अंश का अभाव होता है। वैसा खनिज जिसमें धातु का जो अंश होता है उसका कमी होता है, अभाव होता है, या तो नहीं होता है, ना के बराबर होता है। और भंगुर प्राकृतिक के होते हैं। भंगुर प्राकृतिक के मतलब, इसका मतलब होता है उसको अगर ठोकने पे, पीटने पे टूट जाता है, वो बहुत ज़्यादा भंगुर होता है। वही उसी को हम लोग कहते हैं आधात्विक खनिज कहलाते हैं। इन पर चोट मारने पे ये टूट जाता है। अभी आप लोग को बताएं, इन पे चोट मारने पे टूट जाते हैं। जैसे कि उदाहरण अभी बता रहे हैं, डेलामाइट को अगर पीटेगा तो तुरंत टूट जाएगा। हीरा को अगर हथौड़ा से मारेगा तो टूट जाएगा। अब्रक को भी मारेगा तो टूट जाएगा। चूना पत्थर को भी टूट जाएगा। इसी के उदाहरण है। इसमें जो देखिए इंपॉर्टेंट बात है, इनमें जो लाइमस्टोन जो है वो सर्वाधिक औद्योगिक महत्व है। मतलब लाइमस्टोन का सर्वाधिक औद्योगिक महत्व है। मतलब लैमस्टन का जो उपयोग है, इसका जो महत्व है औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो खनिज है उसके विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है खनिज सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। खनिजों के बगैर उद्योग का विकास नहीं किया जा सकता है।
चट्टानों के निर्माण में इनकी भूमिका होती है। 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी, 2000 से अधिक खनिजों का जो है वो पहचान हो चुकी है, पर इनमें 30 खनिज का आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। देखिए 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है, पर उनमें जो 30 खनिज ऐसे हैं जिसका आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। मतलब 30 खनिज 2000 में से प्लस की खोज हो चुकी है, लेकिन उसमें 30 ऐसा खनिज है जिसका आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। मतलब उसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज होते हैं। धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धात्विक और अधात्विक। जिसमें धातु का अंश पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जिसपे धातु की अंश नहीं पाया जाता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन है दोस्तों, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन कह रहे हैं मैग्नीज, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मतलब मैग्नीज का उपयोग पर प्रकाश डालने को बोल रहा है, मतलब इसके बारे में वर्णन करने बोल रहा है, इसके बारे में बताने बोल रहा है। बोला आप क्या समझते हैं मैग्नीज के उपयोग से? तो देखिए मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। जो मैग्नीज है वो बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला खनिज पदार्थ है। इस्पात जो है, इस्पात के निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब इस्पात का जो निर्माण होता है उसमें भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे मिश्र धातु का निर्माण होता है उसमें मैग्नीज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर मैग्नीज नहीं रहता तो बहुत सारे मिश्र धातु का निर्माण नहीं हो पाता दोस्तों। इसके अतिरिक्त सूखा सेल मतलब सूखा बैटरी बनाने में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग सहित रंग रोगन को तैयार करने में यह उपयोगी है। जैसे कि माचिस उद्योग में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। जो मोनाजाइट है, मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो मोनाजाइट है वो केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत ऐसे राज्य हैं भारत में वहाँ मोनाजाइट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है आदि राज्य के तटीय भागों में इस खनिज का उत्खनन हो रहा है। मतलब आदि जो और बहुत सारे राज्य हैं जिसके तटीय भागों में इस खनिज का उत्खनन हो रहा है, मतलब निर्माण हो रहा है। चलिए जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? मतलब जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं और इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निचफेज से होता है। मतलब वैसा मिट्टी जिस जो नदियों द्वारा लाए गए तलछट, मतलब नदियों के पानी के बहाव के कारण मिट्टी आया है और जमा हुआ है, उसी को जलोढ़ मृदा हम लोग कहते हैं दोस्तों। जलोढ़ मृदा कहलाती है, उसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है। इस मिट्टी में जो है वो पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी होती है और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना एवं दलहन के लिए काफ़ी उपयोग है। मतलब इस मिट्टी में अगर आप धान लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं तो आपका जो है फसल बहुत अच्छा होगा दोस्तों। इसके साथ ही इस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी काफ़ी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भूक्षरण किसे कहते हैं? भूक्षरण किसे कहते हैं? तो देखिए इसको हम बहुत आसान भाषा में समझा देंगे। मृदा का अपने स्थान से विविध प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित होना क्षरण कहलाता है। तो देखिए मृदा का किसी भी प्रक्रिया द्वारा, मतलब कोई ना कोई प्रक्रिया द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही भूक्षरण कहलाता है। मतलब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान किसी ना किसी तरह से जा रहा है तो उसी को हम लोग भूक्षरण कहते हैं। जैसे कि नदी के किनारे खेत है, मतलब नदी पूरा बाढ़ आ गया और पानी पूरा मिट्टी को धीरे धीरे काट के बहा के ले जा रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं भूक्षरण। ये हम एक कारण बताएं नदी का, ऐसे बहुत कारण हैं जिसके कारण भूक्षरण होता है। यह भूक्षरण कई प्राकृतिक कारकों से होता है। जैसे कि गतिशील जल मतलब बाढ़ वगैरह आ गया, बहुत तेज से बाढ़ आ गया, मिट्टी को काट के ले जा रहा है। और हिमानी, ये गलत है,
हिमानी तथा सामुद्रिक लहरों, मतलब समुद्र के लहर जैसे द्वारा नियंत्रित तथा प्रभावित होते। समुद्र की लहर पूरा आ गया और मिट्टी को काट के ले जा रहा है, तो इसे भी भूक्षरण कहते हैं, इससे भी भूक्षरण होता है। तो चलिए, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले रैस के नाम बताएं। मतलब जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उस रैस के नाम बतावें। इस मृदा में कौन सी फसल उगाई जा सकती है, उसका भाई नाम बतावें। तो देखिए, जलोढ़ मृदा, सॉरी दोस्तों, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा असम है। मतलब इस राज्य में जलोढ़ मृदा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मृदा में गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसल उगाई जाती है। मतलब इस मृदा में गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसल उगाई जाती है। तो इस सब फसल जो है इस मिट्टी में अधिक अच्छा होता है, उपजाऊ वाले मिट्टी है जलोढ़ मृदा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से। मृदा का निर्माण होने के लिए मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो मृदा निर्माण के 5 मुख्य घटक हैं दोस्तों। कितने हैं? 5 मुख्य घटक हैं। तो पहला, स्थानीय जलवायु। देखिए, स्थानीय जलवायु का मतलब है, स्थानीय जलवायु का मतलब वहाँ का जलवायु कैसा है, मतलब वहाँ पानी गिरता है, वर्षा होती है कि नहीं, या तो बंजर है या तो कभी कभी पानी गिरता है। तो स्थानीय जलवायु का मतलब ये होता है। पूर्वतीय चट्टानों एवं खनिज कण, पूर्वतीय चट्टानों एवं खनिज कण। ये पूर्वतीय चट्टानों एवं खनिज कण वहाँ है कि नहीं, मतलब चट्टान वगैरह है कि नहीं, इस पर भी प्रभाव पड़ता है, इस पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। वनस्पति एवं जीव, वनस्पति एवं जीव पे भी प्रभाव पड़ता है। भू आकृति एवं ऊंचाई तथा मृदा निर्माण में लगाया गया समय, मतलब मृदा निर्माण में कितना समय लगा है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर एवं बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर एवं बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। तो खादर मिट्टी, देखिए खादर यहाँ है और बांगर यहाँ है। देखिए, नवीनन मतलब होता है नई एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नई एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है। और यहीं देखिए, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। एक इसमें और जोड़ सकते हैं कि खादर मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है और बांगर मिट्टी थोड़ा कम उपजाऊ होता है। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, मतलब खादर मिट्टी उसको कहते हैं जो बाढ़ दोबारा लाया गया मिट्टी होता है, मतलब कहीं दूसरी जगह से काट के कहीं और ले आता है, उसे खादर मिट्टी कहते हैं। और बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है, मतलब बांगर जो मिट्टी होता है उसमें बाढ़ वगैरह का कोई मतलब प्रभाव नहीं होता है, वो खुद का मतलब कहीं एक ही जगह का मिट्टी रहता है। उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। समझ गए दोस्तों। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मृदा संरक्षण के कई प्रभावी उपाय बताएं। मतलब मृदा संरक्षण, आप मृदा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, वही उपाय लिखने को कह रहा है। तो मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय निम्नलिखित है दोस्तों। जैसे कि देखिए, पहला है फसल चक्रण। फसल चक्रण मतलब क्या होता है? फसल चक्रण मतलब एक भूमि पे मतलब समय समय के अनुसार, मतलब आज आलू बोते हैं तो कल गेहूँ, इस तरह मतलब फसल का चक्रण होना चाहिए। मतलब एक ही फसल एक ज़मीन पे नहीं लगना चाहिए। अगर एक ही फसल एक ज़मीन पे लगेगा तो उस तरह उसका जो नमी वगैरह है कम हो जाएगा, उसका जो वहाँ का उपजाऊ मिट्टी है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। उसी को हम लोग कहते हैं फसल चक्रण। फसल चक्रण से हम लोग मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बचाए रख सकते हैं, अपना कर पोषण स्तरीय को बराबर रखा जा सकता है। मतलब पोषणीय स्तर को बराबर रखा जा सकता है, मतलब जो पहले से है पोषण स्तर उसको हम लोग बचा के रख सकते हैं। नहीं तो अगर एक ज़मीन पे एक ही फसल लगाइएगा तो फिर उसका जो पोषणीय स्तर है या तो उसका नमी है वो धीरे धीरे कम होने लगता है दोस्तों। तो दूसरा उपाय है रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक एवं कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा संरक्षण किया जा सकता है। जैसे कि भी हम लोग रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, उसके जगह पे हम लोग जैविक कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा संरक्षण किया जा सकता है। उसके जगह पे हम लोग प्राकृतिक रूप से कोई खाद का निर्माण करके वो खाद का अगर हम लोग उपयोग करें या तो गोबर वगैरह का यूज़ करें तो मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल चक्रण। फसल चक्रण एवं मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है?
फसल चक्रण एवं मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक। फसल चक्रण जो है वो मृदा को संरक्षण करने में किस प्रकार सहायक है, क्वेश्चन ये कर रहा है। ये अगर मृदा को संरक्षण कर रहा है फसल चक्रण तो किस प्रकार कर रहा है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, चावल, मक्का, आलू के लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्व में कमी हो जाती है। इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है, इसलिए फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। जैसे कि देखिए गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया इत्यादि को लगाने से मृदा के पोषक तत्व में कमी हो जाती है। इससे जो तिलहन एवं दलहन है, जो तिलहन है मतलब तिल का जो खेती है उसको ज़मीन पे करिएगा तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है या तो पुनः खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब तिलहन हो गया तो दलहन, ऐसी खेती कीजिएगा तो मिट्टी का जो नमी है वो पुनः वापस आ सकता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो इसलिए अगर आपका कोई ज़मीन है उपजाऊ नहीं है तो उस पर तिल वगैरह का फसल करें और दलहन का, ताकि उसका जो है वो पुनः जो है उसका नमी को प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसको हम समझते हैं। जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेत की जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है तो उसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। जब पर्वतीय क्षेत्रों में, देखिए दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों में या ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेत की जुताई, जिस तरह चित्र में दिखाया गया है, इस तरह इसके नीचे फिर है, इसके नीचे फिर है, इसके नीचे फिर है, इसके नीचे फिर है, इसके नीचे है, इसके नीचे, इस तरह मतलब खेत की जुताई कर उस पर इस तरह हम लोग कृषि कार्य करते हैं तो कृषि आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई देती है। इस प्रकार से खेती का पोषण तत्व तो जलों के साथ नहीं बहते। इस तरह खेती क्यों किया जाता है, जैसे कि ऊपर वाला में दिया गया खाद, तो इस तरह जो पोषण तत्वों के जलों के साथ नहीं बहता है। मतलब जो अगर यहाँ ऊपर में खाद दिए तो वही खाद यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन कहीं दूसरा जगह नहीं जाएगा दोस्तों। तो मृदा की उर्वरता बनी रहती है, मृदा की जो उर्वरता है वो बनी रहती है, उसकी कमी नहीं होती, इसलिए इस प्रकार की खेती की जाती है। तो चलिए जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो चिपको आंदोलन का वर्णन करें। चिपको आंदोलन का वर्णन करें तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाला पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजाति द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। मतलब सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाला पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 में यह आंदोलन चलाया गया था। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे कि चिपको आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था तो 1972 में दोस्तों, 1972 में। देखिए इस आंदोलन में स्थानीय लोगों हरे भरे पेड़ को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे। मतलब देखिए इस आंदोलन में स्थानीय लोगों द्वारा हरे भरे पेड़ पौधे को काटने से बचाने के लिए, तो जितने भी हरे भरे पेड़ पौधे थे उसको बचाने के लिए यहाँ की जो लेडीज़ थी, मतलब यहाँ की जो औरतें थी, वो पेड़ से चिपक जाते थे, वो पेड़ को घेर लेते थे, मतलब पूरा गला के जैसा लगा देता था, जैसे कि आप लोग को चित्र में दिखाया गया था दोस्तों, ताकि पेड़ को काटने से बचाया जा सके। इसी को हम लोग कहते हैं चिपको आंदोलन। मतलब चिपक जाता था पेड़ में सब आदमी मिल के, ताकि पेड़ को ना काटे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये जो इसका जो है उसका नेतृत्व किए थे सुंदरलाल बहुगुणा, और ये कब शुरुआत हुआ था तो 1972 में। ये दो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो वन पर्यावरण का महत्व का वर्णन कीजिए। वन का जो पर्यावरण महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए जैसे कि वन जो प्राकृतिक का अनुपम उपहार है जिसके आंचल में मानव आदिकाल से पैसित होता जा रहा है। वन जलवायु का सच्चा मानक है। वन जो है जलवायु का सच्चा मानक है। एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरे को रोकती है। देखिए जो है वन है जो बाढ़ के खतरे को रोकती है, भूमि के जल को अवशोषण कर बाढ़ के खतरे को रोकती है। जैसे कि
पेड़ पौधा है अगर उसके और वहाँ पे नदी, तो पेड़ पौधा पानी को खींच रहा है, अवशोषित कर रहा है, जिससे बाढ़ होने का चांस कम हो रहा है, बाढ़ आने का चांस कम हो रहा है। दूसरी तरफ अच्छा वर्षा भी कराती है, जैसे कि पेड़ पौधा अगर नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं होती। आप लोग सुने होंगे कि जहाँ पे पेड़ पौधा नहीं होती वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, तो पेड़ पौधा वर्षा भी कराने में मदद करती है। या वन्य प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करती है, या जो है जंगल झाड़ जो है वो वन्य प्राणियों को भी आश्रय देने का काम करती है, तथा वन्य प्राणियों के साथ ही मानव को भी अनेक आवश्यकताओं या जीवनदायिनी वस्तुएं देती है। इसके साथ ही मानव को भी बहुत सारे ऐसे आवश्यक जीवनदायिनी वस्तु भी देती है। जीवमंडल में जीवों और जलवायु को संतुलित स्थिति प्रदान कर संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण में सर्वाधिक योगदान है, मतलब ये योगदान भी करवाता है। और जीवमंडल में जीवों और जलवायु को संतुलित रखने में भी काम करता है। वन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए आप लोग से एक बात कहना था कि आप लोग अपने जीवन में एक ना एक पेड़ जरूर लगाइएगा, हो सके तो बहुत, अपने के बदले एक पेड़ बहुत लगाना ज़रूरी है। अपने जीवन में अगर सब कोई एक एक पेड़ लगा दे तो फिर हमारे देश में पेड़ पौधा का कमी ही ना होगा। इसलिए आप लोग पेड़ अवश्य लगाएं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं? जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन का डेफिनेशन देखिए, जीव मंडल में विद्यमान जीव जैसे पंछी, मछलियाँ, पेड़ पौधा और समय मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि जितने भी जीवमंडल में विद्यमान जीव जैसे पंछी, मछलियाँ, पेड़ पौधा और समय मनुष्य भी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनमें अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इनमें जो है उस संतान की उत्पन्न करने की शक्ति होती है, मतलब क्षमता होती है। ये सजीव होते हैं, इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें जो जैव संसाधन है उसमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है, उसी को हम लोग कहते हैं जैव संसाधन। इसमें शॉर्टकट हम डेफिनेशन बता देते हैं दोस्तों। जैव संसाधन जिसमें जान होती है, जिस संसाधन में जान होती है, पोषण होता है, वृद्धि होता है, उससे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो अजैव है। अजैव को हम लोग देखते हैं दोस्तों। अजैव जो है, अजैव संसाधन तो वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, नदियाँ, पर्वत इत्यादि अजैविक संसाधन कहलाते हैं। इनमें वृद्धि नहीं होती, इनके उपयोग से इनका भंडार समाप्त होता है दोस्तों। जैसे कि जिसमें जान नहीं होता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, नदी हो गया, बहुत सारे हैं। इसका उपयोग, इनका जो भंडार है वो समाप्त हो सकता है। अधिक उपयोग हम लोग करेंगे तो इसका जो भंडार है वो समाप्त हो सकता है दोस्तों। तो चलिए यहीं पे चैप्टर होता है एंड। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो फिर वीडियो को एक लाइक और अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए सभी भाई को राम राम। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं दोस्तों आप लोग से बहुत जल्द।